Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT of social science exploring society India and beyond. इसका चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया थीम ए का हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट्स हुए हैं. लास्ट पार्ट में ही मैं चैप्टर कंप्लीट कर देती, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने थोड़ा छोटा ही बनाया. बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है विद एक्सरसाइज इन द बुक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पार्ट. ओके, सो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बट अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. सो यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से जो विंड्स होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून वाला हम पढ़ रहे थे ना. सो ये जो विंड्स है जो मानसून लाती है या रेन्स लाती है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि उनका प्रोग्रेशन स्मूथ होता है ना. मैंने बताया था कि कैसे इंडिया का जो इधर वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर हमने देखा था वेस्टर्न घाट से, राइट, यहाँ से जब विंड जाती है तो ये इन वेस्टर्न घाट से टकरा कर यहाँ पर भाप बन जाती है ऊपर, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और यहाँ रेन हो जाती है इस वाले पार्ट में. और इधर वाला जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू वाला, वो हमने देखा था कि ड्राई विंड्स इस तरफ जाती हैं, इस वजह से इधर सूखा रहता है ना. सो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर, देयर वेस्टर्न स्लोप्स, जो वेस्ट वाली साइड है इधर वाली, रिसीव मच रेनफॉल, वाइल डेक्कन प्लेट्यू जो ईस्ट साइड में है, इधर वाला जो पार्ट है, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, ये receive less and often with interruptions, वो भी बहुत interruption के साथ. This is commonly called summer और साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है, इधर वेस्ट है और यहाँ पर साउथ है, तो ये वेस्ट और साउथ, तो इधर क्या हो गया साउथ वेस्ट. इस तरफ से विंड का डायरेक्शन है, इधर से विंड बह रही है, इसीलिए से हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं. ओके, नाउ अब विंटर में क्या होता है, जैसे ही विंटर ठंड आने लगती है तो विंड रिवर्स हो जाती है ना. जैसे अभी विंड इधर से जा रही है, इधर से, बाद में क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वाटर बॉडी है यहाँ पर इंडियन ओशन है ना, ये ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू लैंड. तो यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई, है ना. ठंड की बात हम कर रहे हैं, विंटर की. तो विंटर में लैंड मास पे, यानी यहाँ जो इंडिया का लैंड मास है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, तो हाई प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, है ना. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. और पानी के कंपैरिजन में जो वाटर है इंडियन ओशन का, इसका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा. सो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, इस तरफ को, है ना. सो ये डायरेक्शन हो जाएगा. इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट. इधर ईस्ट है और इधर नॉर्थ है, तो इनके बीच का डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. रिवर्स हो जाती है विंड्स फ्लो फ्रॉम लैंड टू ओशन. अब जो विंड्स हैं वो लैंड से ओशन की तरफ बहने लग जाती है ना. अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताया इधर की तरफ, राइट. नाउ as we just saw, these are dry winds. ये dry winds होती हैं that bring cold weather to South India, जिसकी वजह से South India में cold weather आता है. But part of them passing over the Bay of Bengal collect some moisture and bring rainfall to part of East and South India. This is called winter or northeast monsoon. So अब इस लाइन का मतलब क्या है, फिर से मैं यहाँ पर बताती हूँ. जैसे आपने जब इंडिया का मैप देखा होगा सदर्न वाला, सो यहाँ पर इधर वाला जो एक एरिया ले लेते हैं, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से, है ना. सो अब ये जो विंड्स हैं इधर से आ रही हैं, कुछ विंड्स इधर से भी आ रही होंगी, है ना. ऐसा तो नहीं ना कि विंड का लिमिटेड डायरेक्शन है कि इतनी ही दूर में आएगी, इधर से भी आ रही होगी. तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल, है ना. ये यहाँ पे ओशन है, उसका पार्ट है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल. अब इधर बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, तो पानी है अगेन. तो पानी का वही चीज जो हमने पहले पढ़ा था, मॉइस्चर जो होगा वहां से लेकर ये जो विंड्स है यहाँ से मॉइस्चर लेंगी, फिर यहाँ पर लैंड मास पे आएंगी, तो यहाँ क्या होता है, विंटर में बारिश होती है. जैसे इधर से ये वाली विंड मॉइस्चर लेकर गई तो यहाँ पर बारिश हुई. अब ये रिटर्निंग के वक्त जब यहाँ से मॉइस्चर लेकर आ रही हैं बे ऑफ बंगाल के पास से, तो यहाँ पर फिर ये जब लैंडमास पे आती है, तमिलनाडु कोस्ट है यहाँ, है ना, तमिलनाडु कोस्ट के आसपास बारिश होती है ठंड में, ठीक है, इस वाले एरिया में. सो ये यहाँ पे कहा गया है, और दिस इज कॉल्ड विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून.
चलिए अब आगे देखते हैं। सो डोंट मिस आउट। मौसिन राम एक जगह, मौसिन राम इन मेघालय रिसीव हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन वर्ल्ड। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है 11,000 मिलीमीटर विच इज सेम एज 11 मीटर्स, इतना इसका वो रहता है। सो बारिश को हम किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द मॉनसून्स हैव इंस्पायर्ड मेनी राग्स। जो म्यूजिक होता है ना उसमें बहुत सारे राग्स होते हैं, सो उसको बनाने में बारिश ने, मानसून ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है लोगों को। जैसे कर्नाटिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, दोनों में। जैसे कुछ राग के यहाँ नाम दिए मेघ मल्हार और दिया है अमृत वर्षिणी, ठीक है। सो ये कुछ नाम दिए हुए हैं राग के जिसमें मॉनसून ने इंस्पिरेशन दिया है लोगों को ये राग्स क्रिएट करने में। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर। अब यहाँ क्या दिया है, सिंस द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द मॉनसून रेनफॉल हैज बीन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया लाइफ इन इंडिया। इंडिया में पहले से ही कि बारिश होने वाली है कि नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने ऑब्जर्व किया नेचर में और केयरफुली उसको ऑब्जर्व करके प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्शन क्या होता है कि पहले से ही अनुमान लगा लेना है ना, ये लिखा हुआ प्रिडिक्शन में कि अब बारिश हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व की हैं। दे डेवलप लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने नॉलेज गेन किया और अपने एक्सपीरियंस से उसको डेवलप किया और पता करने में कि मॉनसून कैसे आता है, ये अभी भी हमारे काम आता है। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज एन इम्पॉर्टेंट हेरिटेज। हेरिटेज मतलब क्या होता है, धरोहर। ये एक बहुत अच्छा हमारा देश का धरोहर है जिससे ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे कितने इंटेलिजेंट थे एंड हाउ दे डेवलप देयर नॉलेज। वी मस्ट प्रिजर्व। ये धरोहर इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको पता है, जैसे फिशरमैन जो है कोंकण कोस्ट पर, कोंकण जो केरला के अराउंड का, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, यहाँ पर कोंकण है ना। सो कोंकण कोस्ट जो है वहां पर जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं वहां के, वो प्रिडिक्ट करते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून व्हेन फिशेस दैट नॉर्मली स्टे अंडर वाटर आर सीन एट द सर्फेस। जो मछलियां हमेशा पानी के अंदर रहती हैं, जब वो ऊपरी सतह पर दिखने लगे, फिशरमैन उनको कैच करने लग जाएं, मतलब वो आसानी से मिल रही है, इसका मतलब फिशरमैन कहते हैं ये मछलियां अब ऊपर आ गई हैं, इसका मतलब अब बारिश आने वाली है। इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया मॉनसून इज सेट टू अराइव विद इन 50 डेज आफ्टर द गोल्डन शावर ट्री, जिसे कैसिया फिस्टुला ब्लॉसम, ये लिखा है, ये पेड़ का नाम है कैसिया फिस्टुला, इसे गोल्डन शावर ट्री भी कहते हैं। इस पे जब फूल खिलने लगते हैं, ब्लॉसम होता है, तो कहते हैं सदर्न इंडिया के लोग कि 50 दिन के अंदर ही, जब ये फूल दिखे उसके 50 दिन के अंदर ही मॉनसून आ जाएगा इंडिया में। सम कम्युनिटीज ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन क्रोज बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप इट इंडिकेट्स लेस रेनफॉल, कि जैसे पेड़ है ना, तो इसकी ऊंची डालियों पर अगर कौवे ने अपना घोंसला बनाया है मतलब बारिश कम होने वाली है, और अगर लोअर है नेस्ट, नीचे की डालियों पर घोंसला बनाया है कौवे ने, तो रेनफॉल ज्यादा होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो और हेल इन योर एरिया। आपके एरिया में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें प्रचलित होंगी, आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो क्लाइमेट एंड आवर लाइव्स, हमारी लाइफ में क्लाइमेट का क्या रोल है वो पढ़ने वाले हैं। आवर लाइव्स आर डीपली कनेक्टेड विद क्लाइमेट एंड डिपेंडेंट ऑन इट। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल इन लोकल कल्चर्स फॉर इंस्टेंस, एंड इंडिया हैज मेनी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद सीजन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। हमारी जो लाइफ है उसमें क्लाइमेट बहुत डीपली कनेक्टेड है, बहुत गहराई तक हमसे जुड़ा हुआ है। ये हमारे लोकल कल्चर में देखने को मिलता है, जैसे हमारे बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो हैं, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ दिया है, रीच आउट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स इन योर नेबरहुड, आस्क देम अबाउट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड डांसेस दे रिमेंबर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड यूथ, स्पेशली दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रेन, व्हाट रिचुअल्स दे पार्टिसिपेट इन, देन ऑर्गेनाइज अ कल्चरल फेस्ट विद योर फ्रेंड्स। यू कैन शोकेस some of the dances, song and activities your elders share with you, whether it is a dance, harvest ritual or a simple story about a prayer to rain gods. Try to bring these traditions to life for your क्लासमेट। अब इसका मतलब क्या है कि अपने बड़ों से आपको बातचीत करनी है, उन्हें उनसे पूछना है कि क्या उनके समय में या उनके जो बचपन है या यूथ का जो समय था उस समय कोई ऐसे फेस्टिवल्स हैं या डांसेस हैं जो वो रिकॉल कर पा रहे हों, जो कि जुड़े हुए हैं क्लाइमेट की वजह से या एग्रीकल्चर से, रेन से, है ना, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते थे, या बाकी की चीजें, कोई सा कल्चरल फेस्ट आपको ऑर्गेनाइज करना है दोस्तों के साथ। सो ये क्या बताया जा रहा है कि अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में आपको पता करना है कि क्या वो जुड़े
जुड़े हुए हैं क्लाइमेट से, है ना। सो यस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो, देखो ये क्या होता है, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे खेत में हम किसान ने फसल बोई, अब वो फसल जब तैयार हो गई, है ना, तो उसकी जब कटाई करते हैं, काटते हैं फसल को, तो उसे हम बोलते हैं हार्वेस्ट। ऐसे बहुत से फेस्टिवल है जो इस कटाई के सीजन में मनाए जाते हैं, है ना। सो देखो इससे क्या पता चलता है कि एग्रीकल्चर क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है और ये हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ फेस्टिवल के यहाँ इमेजेस दी गई हैं, जैसे कुछ फेस्टिवल्स के यहाँ पे इमेज दिए गए हैं, जैसे बिहू है, छठ पूजा है, मकर संक्रांति है, बैसाखी, देन पोंगल, देन विंटर फेस्टिवल है ये एव करके, है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है और हेमिस, लुजोंग फेस्टिवल, गुड़ी पाड़वा, ओनम, लोहरी, है ना, ये सारे फेस्टिवल जुड़े हुए हैं। जैसे लोहरी आप देख सकते हैं जनवरी के आसपास मनाया जाता है, इसी वक्त मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, राइट। सो ये सारे फेस्टिवल जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। ओके, क्लाइमेट ऑल्सो हैज एन डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। क्लाइमेट का डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी से भी कॉन्टेक्ट होता है। इकोनॉमी मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, अर्थ यानी पैसा, है ना, फाइनेंस से जुड़ा हुआ। सो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट से जुड़ा हुआ होता है। फॉर इंस्टेंस कुछ एग्जाम्पल दिए, यू मे हैव हर्ड फ्रेज मॉनसून फेलियर। आप सुनते होंगे मॉनसून फेलियर, ये क्या होता है, जिस साल मॉनसून अच्छे से नहीं हुआ, बारिश अच्छे से नहीं हुई, ये होता है विच रेफर्स टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अच्छे से रेनफॉल ना होने के कारण जो नुकसान होता है वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। सो अगर ऐसा हुआ, मॉनसून फेल हो गया, इन सच केस एग्रीकल्चर सफर, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होता। पीपल, वुमेन जनरली हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वाटर। अब बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पीने के पानी की प्रॉब्लम है, तो अगर बारिश होती है तो हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि नदियां भर जाती हैं, पानी की दिक्कत नहीं रहती। लेकिन अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, पीने के पानी की भी दिक्कत होगी। औरतें जो है उनको दूर दूर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, राइट। एंड एग्रीकल्चर जो लेबर्स है, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, क्योंकि खेती अच्छी नहीं हुई है तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा सिटीज की तरफ। माइग्रेट मतलब अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जाना, है ना। सिटीज में जाएंगे वो लोग काम देखने। फूड यानी जो अनाज है, ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट टू बिगिन विद कम्स कॉस्टलियर। अब कम उपज हुई है, अच्छे से फसल नहीं हुई, तो जो थोड़ा बहुत हुआ है वो बहुत कॉस्टली बिकेगा, है ना, क्योंकि खाने वाले लोग तो उतने ही हैं। फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, अब ये इन्फ्लेशन मतलब, फ्यूलिंग और इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है, मतलब जो रेट बढ़ते हैं चीजों के उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। फ्यूलिंग मतलब ये सारी चीजें कि बारिश नहीं हुई, खेती अच्छी नहीं हुई, अनाज जो है महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को और ज्यादा फ्यूल मिलता है, और ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रिडिक्टेबल वेदर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इंडस्ट्री में जो काम होता है वो भी पानी की जो कितनी बारिश हुई है, कितना अच्छा मॉनसून है, उस पर डिपेंड करता है। द वर्ल्ड ओवर वी कैन इजिली डिटेक्ट सच कनेक्शंस बिटवीन क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। पूरी दुनिया में हम ये जो क्लाइमेट है इसका एक रिलेशन देख सकते हैं, किस चीज के साथ, सोशियो यानी सोशल, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था। मतलब किसी भी कंट्री की सोशल कंडीशन कैसी होगी, सोसाइटी कैसी होगी और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, ये सब क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। Those conditions get specially strained when climate disasters strike. सो ऐसे सिचुएशन में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, अगर क्लाइमेट खराब हो जाए तो ये इफेक्ट होता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहीं की भी खराब होती है। ओके, सो अब हम देखते हैं डिजास्टर्स के बारे में। डिजास्टर्स क्या होते हैं, क्लाइमेट एंड डिजास्टर। डिजास्टर्स यानी कोई भी अनवांटेड इवेंट, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो लेकिन वो हो रहा है, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, है ना। सो अनवांटेड इवेंट्स ये नेचुरली भी हो सकते हैं, यानी प्रकृति द्वारा हो सकते हैं, जैसे बाढ़ आ गई, और कुछ ह्यूमन मेड भी होते हैं। ह्यूमन मेड यानी मनुष्यों के द्वारा, हम जैसे लोग जो है कुछ ऐसी चीजें करते हैं, जैसे हम इंडस्ट्री बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ कटेंगे तो फिर बारिश की मात्रा जो होगी उसमें डिस्टर्बेंस होगा, टेम्परेचर में डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो ये सब चीजें ह्यूमन मेड रीजंस की वजह से भी कुछ आपदाएं होती हैं जो आती हैं, ना। डिजास्टर को हम हिंदी में आपदा बोलते हैं, प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इंडिया डाइवर्स वेदर पैटर्न, इंडिया में वेदर पैटर्न कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, इतना ज्यादा डाइवर्स है। इट ब्रिंग अबाउट एक्सट्रीम कंडीशन, कभी साइक्लोन आ जाते हैं, कभी फ्लड्स यानी बाढ़ आ जाते हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाती है। लैंडस्लाइड्स मतलब मिट्टी ही खसक जाती है। आपने देखा होगा वीडियोज वगैरह में कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो मिट्टी है वो बहकर चली जाती है,
है ना, इस तरीके से, एंड अदर सच क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। दीज इवेंट्स अफेक्ट पीपल्स लाइफ, डिस्टर्ब एग्रीकल्चर, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्टर्ब लोकल इकोनॉमीज। इन कंडीशंस की वजह से, चाहे साइक्लोन हो, फ्लड हो या लैंडस्लाइड हो, जो लोकल लोग हैं किसी जगह के, उनकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह है, पुल है, रोड्स है, उनको डैमेज होता है, और लोकल जो उस एरिया की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। सो ऐसे कुछ डिजास्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो पहले तो ये इमेज देख लीजिए, इस तरीके का कुछ होता है, बवंडर या आप बोल सकते हैं, इसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर का ही रोल होता है, जो विंड्स होती हैं उसी की वजह से साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पे डिटेल में दिया है, चलिए पढ़ते हैं। एवरी ईयर इंडियन कोस्ट लाइन, स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट, विटनेस सेवरल साइक्लोन। इन पास्ट ईयर सम ऑफ them have been highly destructive, resulting in loss of human and animal life, damaging property and infrastructure, uprooting trees and causing soil erosion। अब धीरे धीरे इसको समझते हैं। हर साल इंडिया में बहुत नुकसान होता है। इंडियन जो कोस्ट लाइन है, मैंने आपको बताया इंडिया का ऐसे ये सदर्न पार्ट है, तो ये जहाँ पे ये कोस्ट लाइन है, समुद्र के किनारे का एरिया है, वहां पे हर साल ईस्टर्न साइड में नुकसान पहुंचता है, बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। कुछ पास्ट ईयर से, कुछ पिछले सालों से बहुत ज्यादा ये साइक्लोन डिस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहे हैं, यहाँ तक कि ट्री भी अपरूट हो जा रहे हैं, मतलब पेड़ भी उखड़ जा रहे हैं मिट्टी में से, है ना। तो अब देखो, जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ जब यहाँ मिट्टी में है तो इसकी जड़ें जो है यहाँ की मिट्टी को बांध कर रखते हैं, है ना, अपने साथ बांध के रखते हैं। लेकिन जब कोई पेड़ यहाँ से हट जाएगा या उखड़ जाएगा, इसकी जड़ें जो है वो क्या करेंगे, फिर जड़ बाहर आ गई तो सारी मिट्टी जो इससे बंधी हुई थी एक जगह पर, वो सारी अलग अलग, मतलब सारी बिखर जाएगी, है ना, मतलब लूज हो जाएगी। अब इसी में अगर बारिश हो जाए तो बारिश उस सारी लूज मिट्टी को क्या करेंगे, अपने साथ बहा कर ले जाएगी, है ना, बारिश का जो पानी है बहा कर ले जाएगा नदी नालों में। तो इसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोशन, जब मिट्टी की ऊपरी सतह पानी के साथ बहकर चली जाए। ओके, नाउ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। ये क्या करता है, ये ट्रैक रखता है जितने भी साइक्लोन्स आने वाले हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो कब इवॉल्व होंगे, कहाँ पर लैंड होंगे, मतलब इंडिया के कौन से पार्ट में वो आने वाले हैं, है ना। लेकिन ये साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं ये साइक्लोन? वी सॉ दैट इन सम स्पेशल सिचुएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर सी बिकम लोअर देन सराउंडिंग एरियाज, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम। अब वही लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो लैंड मास है इंडिया का, है ना, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर सी बिकम लोअर देन द सराउंडिंग एरिया, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। दिस इज इन्विटेशन टू air from surrounding areas to come into low pressure area, and air from sea moves in, bringing with it moisture and rain. When the low pressure system is intense, the wind speeds are high, this may result in cyclone। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। ठीक है, समर के एंड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। अब यहाँ जो ये लो प्रेशर है, तो ये हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है, तो जहां भी हाई प्रेशर है वहां से हवा लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना, इस तरीके से चारों तरफ से, जहां जहां हाई प्रेशर है, तो बीच में एक सेंटर क्रिएट हो जाता है और उसके अराउंड इस तरीके से हवा आने लगती है। अब विंड की स्पीड बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो हवा है ये स्पाइरल की तरह मूव करने लगती है ना। अभी मैंने आपको साइक्लोन दिखाया, और ऐसे ऊपर 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 बढ़ती जाती है, तो इस तरीके से आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलता है। अब ये ऊपर इतना क्यों बढ़ते जा रही है, सिर्फ यही नीचे नीचे ऐसे घूमना चाहिए, है ना। वो इसलिए होता है कि जैसे इधर और ज्यादा इसको पावर एनर्जी मिलती जा रही है, एक हवा जैसे यहाँ पर गई टकराई, है ना, इस स्पाइरल में घूमने लगी, फिर से यहाँ से मॉइस्चर मिल रहा है सराउंडिंग एरिया से, तो ये और ज्यादा स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, और जिसकी वजह से इस तरीके का फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। ओके, सो एज विंड कलेक्ट मॉइस्चर दे फॉर्म क्लाउड एंड रोटेट इनवर्ड। ये जो विंड्स है, ये जो हवा का ये डायरेक्शन में दिखा रही हूँ, इनमें मॉइस्चर होता है ना, क्योंकि समुद्र में से सब बह बह के जा रही है, तो ये मॉइस्चर लेकर अपने साथ जाती है और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ इस तरीके से फिर से गोल 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 घूमने लगती है। तो जो ये सेंटर वाला पार्ट है, अगर मैं ये सब डिलीट कर दूं, तो ये जो सेंटर वाला आई मैंने बताया ये है ना, इसके अराउंड विंड्स है इस तरीके से,
राइट। सो ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे क्लाउडलेस, यहाँ कोई क्लाउड नहीं होता है, बिल्कुल आपको ब्लैंक दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन के बिल्कुल बीच का हिस्सा जो है उसे हम आई बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, यहाँ दिया हुआ है थिंक अबाउट इट। व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं? व्हाइट लम्प्स इन द स्काई, स्काई में जो हमें व्हाइट व्हाइट लम्प्स देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्लाउड बोलते हैं। बट व्हाट आर दे मेड ऑफ? किस चीज के बने होते हैं? तो सिंपल आंसर, वाटर से। हमने देखा था भाप ऊपर जाके क्लाउड बनाते हैं ना, बट नॉट जस्ट एनी वाटर, क्लाउड्स आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। पूरा पानी नहीं होता है, ऐसे ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना, पानी के कण होते हैं। सो आइस क्रिस्टल्स होते हैं इसमें, या फिर दोनों चीजें होती हैं। और ये सस्पेंड मतलब आसमान में इस तरीके से सस्पेंडेड होते हैं। जब इनका वजन बढ़ने लगता है एक जगह तो वही बारिश के फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं, है ना। सो ये देखिए क्लाउड फॉर्मेशन इस तरीके से साइक्लोन है, कुछ ऐसा, ठीक। सो यहाँ पे लो प्रेशर का सेंटर होगा, विंड और ज्यादा मॉइस्चर लेकर आ रही है, देखो इधर से इस तरीके से, है ना, और ज्यादा मॉइस्चर लाके इस तरीके से स्पाइरल फॉर्मेशन हो जाता है। और सेंटर वाला एरिया जो रहेगा क्लाउड फॉर्म आसपास है, लेकिन सेंटर वाले एरिया में कोई क्लाउड नहीं होता है। एग्जैक्ट आपको इमेज देखना है तो ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सेंटर वाला जो है यहाँ पे आई बोलते हैं इसको, और यहाँ कोई भी क्लाउड नहीं होता है, और ऐसा कुछ स्पाइरल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये होता है साइक्लोन। ये जब इंडिया के कोस्ट पे हिट करता है तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। डोंट मिस आउट, यहाँ दिया है कि एनडीआरएफ, ये सिक्योरिटी एक बॉडी होती है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये स्पेशली ट्रेंड होती है ताकि वो नेचुरल डिजास्टर्स कुछ अगर हो रहे हैं या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हो रहे हैं उसमें लोगों को इन आपदाओं से बचाने का काम इनका रहता है। एनडीआरएफ की जो बटालियन है वो 12 डिफरेंट लोकेशन में इंडिया के रहती है। द एनडीआरएफ हैज प्लेड अ की रोल इन रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ड्यूरिंग डिजास्टर लाइक साइक्लोन, लैंडस्लाइड एंड फ्लड। ऐसे कोई भी डिजास्टर होते हैं उस समय इवैक्यूएशन, लोगों को वहां से निकालना, रेस्क्यू करना, बचाना, इसमें एनडीआरएफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरे डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लड यानी बाढ़ आ जाना। सो फ्लड अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लो इनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। कोई ड्राई लैंड है जहां पर बारिश इतनी नहीं होती या सूखा रहता है, वहां पे ओवरफ्लो हो जाए पानी, जो कभी नहीं पानी आता या कम पानी आता है वहां बहुत ज्यादा पानी आ जाए। दिस कुड बी ड्यू टू हैवी रेनफॉल जनरेटिंग ह्यूज रन ऑफ वाटर दैट द लैंड कैन नॉट ऑब्जर्व। अब कम पानी अगर आएगा कहीं से बहकर तो मिट्टी सोख लेती है अपने अंदर, है ना। लेकिन अगर ये मिट्टी की सोखने से ज्यादा हो जाए, मान लो मिट्टी ने पूरा पानी सोख लिया, अब उसकी सोखने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो गई है, तो क्या होगा, ये जो पानी है अब जमा होने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगा, है ना, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, जमा होना। बहुत ज्यादा पानी होने लगेगा तो अब मिट्टी सोख नहीं पाएगी, जमा होने लगेगा। वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक, रिवर लेक्स में पानी ज्यादा हो जाता है। अंटिल द वाटर ओवरफ्लोज ऑन देयर बैंक आर ब्रीच्ड। अब क्या होता है, वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और उस नदी के जो किनारे हैं उसको ब्रीच कर देते हैं। ब्रीच मतलब तोड़ देते हैं, है ना। पानी पहले इस लिमिट में रहता था, यहाँ से यहाँ तक के अंदर बहता था, ऐसे नदी बहती थी। अब पानी इतना ज्यादा आ गया है कि अब ओवरफ्लो हो रहा है, इस तरफ और इस तरफ पानी जो है, ये नदी के किनारे हैं तो इसके दोनों तरफ जा रहा है, तो अब बाढ़ आ जाएगी, है ना। इतना पानी अब इधर की तरफ फैलेगा, इधर की तरफ फैलेगा, तो जहाँ जो यहाँ घर होंगे, है ना, या कोई सी भी बिल्डिंग होगी, तो इस कंडीशन में फ्लड हमें फेस करना पड़ता है। ओके, सो फ्लड्स अकर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून के समय में जब बारिश बहुत ज्यादा है उस समय हमें फ्लड ज्यादा देखने को मिलता है। सो स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू फ्लड्स। ये जो जगह है उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और आंध्र प्रदेश या फिर असम, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लड्स होते हैं क्योंकि मेन नदियां इधर से होकर बह रही हैं। सो इन द हिमालयन रीजन, हिमालय के जो रीजन है, ऑन द अदर हैंड फ्लड्स अकर व्हेन ग्लेशियर लेक्स ओवरफ्लो। अब हिमालयन रीजन जो पहाड़ी एरिया है, माउंटेन्स है, यहाँ पे तो बर्फ जमी रहती है ना। यहाँ कब फ्लड आएंगे, जब ग्लेशियर लेक, ग्लेशियर क्या होता है, जो हिम होती है, बर्फ हमेशा जो जमी रहती है वो अगर पिघलने लगती है तो फिर वहां पे हमें पानी का ओवरफ्लो देखने को मिलता है हिमालयन रीजन। ओके, सो ग्लेशियर लेक्स फॉर्म अ बैरियर ऑफ रॉक्स एंड आइस टू होल्ड देयर वाटर व्हिच ऑफन कम्स फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स। इफ द ग्लेशियर मेल्ट टू फास्ट, अगर ग्लेशियरी जो बर्फ जमी हुई है बहुत जल्दी अगर पिघलने लग जाए, एंड
as in increasingly the case, or if there is too much rainfall, the buildup of pressure can cause the water to break through the barrier. This is called a glacial burst and it often has devastating consequences for people and property. ऐसा अगर ब्रेक हो जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आने लगे या ग्लेशियल जो है पिघलने लग जाए, तो इसके बहुत डिवास्टेटिंग, यानी डिवास्टेटिंग मतलब क्या होता है, बहुत भयानक कंसिक्वेंसेस होते हैं। Many cities experience flooding when there is heavy rainfall. बहुत सारी सिटी में जब पानी आता है, तो जब बारिश आती है तब जाके वहाँ फ्लड देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा, बारिश के समय ही क्यों हमें फ्लड देखने को मिलता है और समय में क्यों नहीं? तो एक तो मैंने बताया कि सोखने की क्षमता नहीं होती। अब आपको पता है कि जो सिटीज होती हैं उसमें रोड है, पक्के रोड हैं। अब पता नहीं इसमें एग्जाम्पल दिया है कि नहीं, मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मेटल रोड है ना, सीमेंट है या ब्लैक रोड्स आप देख सकते हैं। तो इसमें पानी कहाँ सूखेगा, है ना? तो पानी जब भी बारिश आएगी तो ये सारा पानी बहेगा, है ना, और बहकर फ्लड जैसी सिचुएशन अराइज होती है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, दिस मे बी ड्यू टू ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम जगह जगह पर पॉट होल्स वगैरह होते हैं, आप देखेंगे बारिश के समय में ओवरफ्लो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बारिश का पानी है वो भी ऐड हो रहा है और ड्रेनेज में जो नॉर्मल हम यूज करके पानी जो ड्रेन करते हैं वो तो हो ही रहा है। और पुअरली प्लान्ड कंस्ट्रक्शन एनक्रोचिंग ऑन द वाटरवेज एंड ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर। ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन है जो पानी जो जहां से बह कर जाना चाहिए वहां पर कर दिया गया है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन, तो पानी को ब्लॉक करता है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। बिसाइड अर्बन सर्फेस ऑफ कंक्रीट, हाँ यहाँ देखो लिखा हुआ है, और एस्फाल्ट डू नॉट अलाउ वाटर टू एब्जॉर्ब बाय अर्थ। ये जो हम जैसे हमारे इधर घर होते हैं, है ना, सो घर के बाहर आप देखेंगे यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगा दी जाती हैं, बीच में रोड होती है, इधर भी वही कंडीशन है। तो अब पूरा पक्का है, पूरा जहां देखोगे या तो रोड है या कंक्रीट के रोड्स बने हुए हैं, तो ये पानी को सोखने की कहीं जगह ही नहीं रहती। तो पानी बहकर नदी नालों में जाता है जिसकी वजह से नदी नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और बाढ़ आ जाती है ना। तो ये हमने फ्लड के बारे में जाना। यहाँ देखिए इमेजेस दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं साइक्लोन के कारण कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं। ये लैंडस्लाइड है कि पेड़ यहाँ से उखड़े, जो मैंने आपको पहले अभी बताया भी था। देखो मैं इसको मिटा देती हूँ। पेड़ जब यहाँ पे रहे होंगे तो उन्होंने मिट्टी को बांध के रख रखा होगा। अब पेड़ जैसे ये देखो यहाँ पे पेड़ उखड़ गए हैं तो मिट्टी लूज हो गई होगी। जैसे ही बारिश आई तो पानी के साथ बहकर मिट्टी बहने लग गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। यहाँ फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग गई है। यहाँ फ्लड देख सकते हो कि घर तक डूब गए हैं, है ना, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पानी जो है ओवरफ्लो हो गया। तो ये कुछ हम नुकसान देख सकते हैं या डिजास्टर। ओके, नाउ डोंट मिस आउट। 2013 में उत्तराखंड एक्सपीरियंस सडन ग्लेशियल बर्स्ट। बहुत अचानक से, सडन मतलब अचानक से ग्लेशियल बर्स्ट हो गया था 2013 में उत्तराखंड में। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है। कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस हैवी रेन ओवर सेवरल डेज। लगातार बहुत तेज बारिश कुछ दिन होती रही जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो गए। एरिया अराउंड वन ऑफ द इंडियाज इंपॉर्टेंट सैक्रेड साइट केदारनाथ टेम्पल वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। केदारनाथ टेम्पल, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र या पूजनीय, यहाँ पर हम लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो वहां आसपास का जो एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था इस सिचुएशन में। सेवरल विलेजेस वर वॉश्ड अवे इन फ्लड्स। इतना ज्यादा पानी था कि बहुत सारे गांव जो है, विलेजेस जो है वो वॉश अवे मतलब बाढ़ में बह गए। अलॉन्ग विद मेनी रोड्स एंड ब्रिजेस, बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस भी टूट गए, खराब हो गए। ऑल टुगेदर अबाउट 6,000 पीपल, मेनी ऑफ देम पिलग्रिम्स, लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत सारे लोगों की जान गई, जिसमें 6,000 लोग लगभग बताए जाते हैं, जिसमें पिलग्रिम जो केदारनाथ टेम्पल है वहां विजिट करने जाते हैं, उनकी जान भी इसमें बहुत ज्यादा गई। ठीक है, हम डिजास्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने साइक्लोन पढ़ लिया और हमने फ्लड्स पढ़ लिए, है ना। और कौन कौन से डिजास्टर्स होते हैं तो यहाँ आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। लैंडस्लाइड, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से मिट्टी बहकर चली जाती है बारिश के समय, उसके बारे में दिया हुआ है। सो लैंडस्लाइड इज सडन कोलैप्स ऑफ रॉक, सॉइल और डेब्रीज। जब सडन अचानक से कोलैप्स हो जाए, गिरने लग जाए, पत्थर जो है, मिट्टी जो है, या जो कंकड़ पत्थर है, ऑफन ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी। कहीं भूकंप आया, कहीं पे बहुत तेज बारिश आई या वोल्केनिक एरप्शन हुआ, उसकी वजह से वहां की मिट्टी जो है वो बहकर जो कि लैंडस्लाइड्स क्रिएट करते हैं। ये कॉमन है हिली एरिया में, माउंटेन रीजन में, सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, एज वेल एज वेस्टर्न घाट एंड हिली रीजन। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। दीज इवेंट्स ऑफन अकर ड्यूरिंग मानसून के समय में ज्यादा होते हैं। ओके,
Now, in those regions, chances of landslides have increased due to human activities such as cutting down forests, building infrastructure without following approved methods, and the construction of too many buildings that block the natural flow of water. अब मैंने बताया कुछ तो प्राकृतिक कारण है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बारिश हो गई या वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी लैंडस्लाइड ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, पेड़ों को काटने से, बिल्डिंग बना रहे कट कर करके, है ना। सो ये सब क्या कर रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बिल्डिंग का कर रहे हैं, तो ये नेचुरल फ्लो को ब्लॉक करता है। जो पानी का फ्लो है, जहां से पानी बहना चाहिए, उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड्स क्रिएट होते हैं। ओके, नाउ फॉरेस्ट फायर, जंगलों में अगर आग लग जाए। सो फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोल्ड फायर, ये कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लग जाते हैं। दैट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस वेजिटेशन, ऑफन फ्यूल्ड बाय ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। कहीं पर सूखी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसकी वजह से पेड़ों में आग लगती है तो और ज्यादा फैलती जाती है बड़े लेवल पे, है ना। ड्रॉट्स और हाई विंड्स, अगर कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, एक सेकेंड, कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, तेज हवाएं बह रही है, तो फॉरेस्ट फायर को और ज्यादा फ्यूल देती है, बढ़ जाती है। ह्यूमन केयरलेसनेस इज अनदर फ्रीक्वेंट कॉज, जंगलों में आग लगने का एक कारण ह्यूमन, जो हम मनुष्य हैं, उनकी जो केयरलेसनेस होती है उसकी वजह से भी होते हैं। फॉरेस्ट फायर आर कॉमन इन स्टेट विद लार्ज फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड एरिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे स्टेट्स हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर माउंटेन रेंजेस वाले जो एरिया है लाइक वेस्टर्न घाट, इन जगहों पर फॉरेस्ट फायर ज्यादा देखने को मिलते हैं। अच्छा, ह्यूमन केयरलेसनेस कैसे होता है, जैसे लोग घूमने जाते हैं तो उन्होंने वहां पर कहीं आग जलाई, है ना, जंगल में बैठे हैं, आग जलाई, अब वो वहां से चले गए लेकिन आग को जलता हुआ छोड़ गए, तो उस कारण से भी क्या होता है, वो आग जो है वहां आसपास पत्ते वत्ते पड़े होते हैं तो उसमें लगकर पेड़ों में लग जाती है और वो ग्रेव कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, है ना। सो ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से भी हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट फायर्स हार्म वाइल्ड लाइफ, डिग्रेड द इकोसिस्टम, स्पॉइल द एयर क्वालिटी एंड डिस्प्लेस लोकल कम्युनिटीज। अब एक ये पर्टिकुलर जगह है, मान लो यहाँ पर जंगल में आग लग गई, तो क्या क्या होगा, इससे फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, फायर की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल में जो जानवर रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा, इकोसिस्टम खराब हुआ, एयर की क्वालिटी खराब हुई, क्योंकि यहाँ की जो आसपास के वातावरण की हवा है उसमें धुआं धुआं ज्यादा हो जाएगा, है ना। और जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं जंगलों में या उसके आसपास, उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। डिस्प्लेस मतलब उस जगह से मूव होकर कहीं और जाना पड़ेगा। अब सोचो, हम कहीं हमारा घर है लेकिन अब कुछ कारण से वो घर टूट जाए, बिखर जाए, तो हमें कहीं और मूव करना पड़े तो हमें कितना दुख होगा। तो ये सारी चीजें फॉरेस्ट फायर की वजह से होती हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर फॉर बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। सो फॉरेस्ट फायर की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज, जो नुकसान होते हैं, जो इसका असर होता है, वो दोनों तरीके से हमें देखने को मिलता है। कैसे? पहला, एक तो इकोनॉमिक, है ना, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है और एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट फॉरेस्ट फायर। नाउ देखते हैं क्लाइमेट चेंज। अभी मैंने बताया हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, जैसे हम जंगलों को काट रहे हैं, बाकी चीजें, उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ना। सो क्लाइमेट चेंज होता क्या है? इट रेफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट। क्लाइमेट में जैसा नेचुरल होना चाहिए वैसा ना होते हुए कुछ बदलाव आ रहे हैं लॉन्ग टर्म में, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। दिस मे बी ऑन स्केल ऑफ प्लैनेट और ऑन रीजनल स्केल, पूरे प्लैनेट यानी पूरे अर्थ के भी केस में हम समझ सकते हैं कि पूरे अर्थ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर रीजन में भी हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि इसमें हम क्या क्या देखते हैं? इट इन्वॉल्व्स शिफ्ट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, बारिश बहुत ज्यादा या कम हो रही है, वेदर इवेंट्स कुछ ऐसे हैं जो नॉर्मल नहीं हुआ करते थे। सो इन पास्ट मिलेनिया, मतलब वी कैन गो बैक मिलियंस ऑफ ईयर्स, इन फैक्ट मिलियंस ईयर्स की बात हम करें, नेचुरल प्रोसेसेस ड्रॉव क्लाइमेट चेंज। अगर हम बहुत समय पहले की बात करें तो वहां पर नेचुरल प्रोसेस की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, अभी जो पिछली शताब्दी गई है या अभी जो चल रही है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस में। सबसे जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये जो पेट्रोल वगैरह, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये सोर्स होते हैं एनर्जी के, दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड वर बरीड डीप अंडर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक और अंडर द सी, वेयर हीट एंड प्रेशर स्लोली टर्न देम इनटू कोल, पेट्रोलियम,
ऑयल और नेचुरल गैस, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मिलियंस मिलियंस बिलियंस ईयर्स अगो अगर यहाँ पर कोई पेड़ रहा होगा, मान लो किसी जगह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पेड़ क्या हुआ होगा, टूट गया होगा या दब गया होगा मिट्टी के अंदर, है ना, गिर गए होंगे, ये मिट्टी में दब गए अंदर। अब ये पेड़ बहुत सालों तक अंदर धरती के अंदर टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से ये किस चीज में टर्न हो गया, कोल में, पेट्रोलियम में, ऑयल में और नेचुरल गैस में, ठीक है। या कोई जीव जंतु हैं जैसे मछलियां वगैरह हैं या कोई जानवर है जिनकी डेड बॉडीज अंदर होंगी, तो ये धीरे धीरे सड़कर खराब होकर ये फ्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो पेट्रोल वगैरह हमें मिलता है ये जीवाश्म, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म। जीवों की जो बॉडी होती है वो डेड रिमेन, बची हुई, वो मिलियंस ईयर्स में खराब होकर और ये ईंधन बनाते हैं, है ना, ये फ्यूल वगैरह क्रिएट करते हैं। सो इसके बर्न करने से बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजम्पशन। सो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले कर रही हैं? तो पहला मैंने बोला कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये जो पेट्रोल वगैरह हम यूज कर रहे हैं इससे, फिर डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई से, यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, इंडस्ट्री में जैसे बहुत ज्यादा मात्रा पे धुआं निकल रहा है या पानी जो गंदा है उसको नदियों में डिस्चार्ज किया जा रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज के ही प्रैक्टिसेस हैं, है ना। एंड प्रोडक्शन एंड पैटर्न्स ऑफ एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजम्पशन, बहुत ज्यादा हम किसी चीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम जैसे थोड़ी दूर भी जाना है तो हम साइकिल निकाल लेते हैं या बाइक निकाल लेते हैं, उससे फ्यूल वेस्ट हो रहा है ना। अगर हम चाहे तो थोड़ी दूर पैदल भी चलकर जा सकते हैं जिससे कि हम फ्यूल सेव कर सकें। रेड लाइट वगैरह होती है, वहां पर हम गाड़ी बंद नहीं करते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो वेस्ट होता है। तो ऐसे कुछ हमारे प्रैक्टिसेस हैं जो क्लाइमेट चेंज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आगे क्या दिया हुआ है, सो व्हाई डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अफेक्ट क्लाइमेट, ये जो पेट्रोल वगैरह है बर्न करने से क्लाइमेट को क्यों असर हो रहा है इतना खराब। सो इसके बारे में जानते हैं। इन द अर्थ नेचुरल कार्बन साइकिल, अर्थ का जो एक कार्बन साइकिल है, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, जो भी जीव है वो कार्बन के अंश से बने हुए हैं। सो अर्थ के जो नेचुरल कार्बन साइकिल में CO2 एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन एक गैस है वैसे ही CO2 एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस रिलीज ग्रेजुअली इनटू एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप हीट फ्रॉम द सन। देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ तक बताती हूँ। अर्थ का जो साइकिल है, अर्थ पे जीवन क्यों पॉसिबल है, हमने पढ़ा था 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है? हमने अर्थ के अराउंड क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेयर होता है ना, एक वातावरण होता है जिसमें लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमने पढ़ा था। सो एटमॉस्फेयर एक लेयर है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरती है। ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ पे ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं, अर्थ को एक कवच की तरह देते हैं, सेफ रखते हैं, जिससे कि लाइफ पॉसिबल है। नहीं तो बाकी के प्लैनेट्स पे आप जाएंगे या तो बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है ना। सो इसमें क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर सन है तो सन से जो हीट आई अर्थ पर, अगर सारी हीट अर्थ पे रहे तो अर्थ इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ पर लोग नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सो बहुत सारा जो हीट है जो हमें नहीं चाहिए या जितना अर्थ पे चाहिए उतना तो अर्थ, ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पे रहने देता है, बाकी हीट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, वापस चला जाता है अर्थ से। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ट्रैप करके रखता है इन हीट को, कुछ हीट को, और कुछ को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर से बाहर, ठीक है। सो ये जो हीट ट्रैप हुई है अंदर, ये क्या कर रही है, हमारे अर्थ को गर्म रख रही है या एटमॉस्फेयर को वार्म रख रही है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। क्लियर? मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूं, सो एटमॉस्फेयर ये काम कर रही है कि अर्थ के अराउंड ऐसा वातावरण क्रिएट करके रख रही है, इतनी हीट को ट्रैप करके रख रही है जो कि लाइफ पॉसिबल करे अर्थ पे, राइट। ये नेचुरल प्रोसेस हो गया अर्थ का कार्बन साइकिल। अब एक गैस है CO2, है ना, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर इसको बचाकर या ट्रैप करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। सो दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, जो हीट को ट्रैप किया एटमॉस्फेयर ने और सन से अर्थ पे आया, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके एटमॉस्फेयर ने ट्रैप किया, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। ये अर्थ को वार्म रखता है, गर्म रखता है और लाइफ को सपोर्ट करता है। हाउएवर, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये तो नेचुरल प्रोसेस था, अब क्या हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन,
या फिर एग्रीकल्चर हैव रिलीज्ड एनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज इन जस्ट फ्यू सेंचुरीज। अभी जो इंडस्ट्रीज है इनसे मैंने बोला धुआं निकलता है, ये बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो कार वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, इससे हम फ्यूल यूज करते हैं, धुआं निकलता है। या एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें हम ऐसी यूज कर रहे हैं जो नेचर के लिए सही नहीं है। ये जो चीजें हैं इसने कुछ सेंचुरीज में, पिछले 1-2 शताब्दी में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज किया है। जो नेचुरल सन से एनर्जी आती थी उसको तो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया और बहुत सारी जो एनर्जी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। अब अर्थ पे खुद की ही ये इंडस्ट्री की वजह से, गाड़ियों की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा गैसेस क्रिएट होने लगी है ना। CO2 रिलीज होता है। अब ये CO2 अर्थ पे खुद से रिलीज करने लगे कौन? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। सो पहले तो हमें प्रकृति से मिल रही थी, अब हमने खुद भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? डबल अप हो गया। बहुत सारा CO2 या बहुत सारा गैसेस हम रिलीज करने लग गए। सो दिस सडन इंक्रीज, ये जो ज्यादा मात्रा हो गई, ट्रैप एक्स्ट्रा हीट। अब एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हीट नहीं होने लग जाएगी है ना, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा ट्रैप होने लगेगी, क्योंकि नेचुरल था तब तक तो एटमॉस्फेयर हमें वार्म रख रहा था है ना, लेकिन अब और ज्यादा वार्म होने लग जाएगा क्योंकि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी तो हीट एटमॉस्फेयर में जाएगा। सो इट कॉज रैपिड ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर अब कितना ज्यादा रहने लगा है ना, और ये क्लाइमेटिक पैटर्न जो है, क्लाइमेट का जो पैटर्न था उसको डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज हैव अडेप्टेड टू ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। जो क्लाइमेट पैटर्न था इतने सालों से, इतने सदियों से चला आ रहा था, उसमें डिस्ट्रप्शन हो रहा है, चेंज हो रही है। ओके, सो इन इंडिया राइजिंग टेम्परेचर्स आर परसेप्टिबल। इंडिया में अब हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है इन मेनी रीजन्स है ना। अर्ली इन 2025 फॉर इंस्टेंस द कंट्रीज एवरेज टेम्परेचर वाज 1 to 3 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल। सो अबव नॉर्मल मतलब कि 2025 की जब शुरुआत हुई उसके शुरुआत में जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द विंटर वाज मच शॉर्टर एंड माइल्डर देन यूजुअल। मतलब ठंड पहले बहुत ज्यादा ठंडी उसमें लगा करती थी या फील होता था, लेकिन अब टेम्परेचर क्योंकि ज्यादा है तो विंटर हमें कम समय के लिए फील हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ही नुकसान नहीं हो रहा है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल शोइंग हाउ अ वार्मर प्लैनेट विल प्रेजेंट अस विद इंक्रीजिंग चैलेंजेस। इससे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक गर्म प्लैनेट, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अर्थ पे, तो ये चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ा देते हैं है ना, क्योंकि इतना नुकसान होगा एग्रीकल्चर को भी, लोगों को भी, इंडस्ट्रीज को भी, तो इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी है ना। सो वही चीजें दी गई हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर कैन हेल्प अस टू प्रिपेयर बेटर फॉर दीज चैलेंजेस। अगर हम इन चैलेंजेस के बारे में समझने लग जाए, हम अंडरस्टैंड करने लग जाए कि क्लाइमेट चेंज का कॉजेज क्या है, कारण क्या है, एंड डिजास्टर जिसकी वजह से डिजास्टर हो रहे हैं, सो इसको अगर हम समझने लग जाए तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इन चैलेंजेस के लिए और हम तैयार रह सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया हमें पास में जाना है तो हमें गाड़ियां इतनी नहीं यूज करनी चाहिए है ना, तो हम फ्यूल सेव कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक्शंस लें तो हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द नीड फॉर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जो एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाएं। एंड बिल्डिंग रिजिलियंस, मिटिगेशन और सस्टेनेबल, ये क्या होता है तो ये मैं बताती हूँ। रिजिलियंस मतलब होता है कैपेसिटी टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी, कि अगर कुछ डिफिकल्टी आई है तो उससे हम दोबारा से खड़े हो सके, दोबारा से उसको डील करके आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अगर हम फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो ये हमारा रिजिलियंस बिल्ड करता है। एंड एडेप्टेशन इन कम्युनिटीज, कि कम्युनिटी जो है उस हिसाब से रहना सीख लेती है। सो गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया की भी जो गवर्नमेंट है, अटेम्प्ट टू प्रमोट मेजर्स ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कम करना। सो द एडॉप्शन ऑफ स्टेप्स टू हेल्प स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऐसे एक्शंस लेना जो कि क्लाइमेट चेंज के असर को थोड़ा कम कर दे
है ना। तो ऐसे प्रैक्टिसेस हर देश की गवर्नमेंट ले रही है, सच एज कटिंग डाउन ऑन ग्रीन गैस एमिशन। अब देखते हो सीएनजी बसेस वगैरह चलती हैं तो पेट्रोल इसमें यूज नहीं होता, नेचुरल गैस का यूज करके बसेस चल रही हैं, तो इसमें पेट्रोल नहीं होगा, फ्यूल वेस्ट नहीं होगा, तो इससे क्लाइमेट चेंज को कम करने में हेल्प मिलेगा, मिटिगेट करने में, है ना। तो ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे और ट्री प्लांट किए जा रहे हैं, बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं? ऐसे एनर्जी सोर्स जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी या विंड एनर्जी, इनको हम यूज करते हैं तो ये अनलिमिटेड है। सोलर एनर्जी एंड तो हो नहीं रही है, विंड हमेशा रहेगी, तो इन एनर्जीज को यूज करके हम एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, है ना। सो ये हो गए ऐसे प्रैक्टिसेस जिससे कि एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, विच कैन बी मेंटेन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पेट्रोल अगर हम सेव करेंगे, इस तरीके से यूज करें कि आज की जनरेशन तो यूज कर ही रही है और बहुत समय बाद जैसे हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम सेव कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है। बट दीज ऑफन क्लैश विद द डिजायर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज कंजम्पशन। लेकिन इसमें क्लैशेस हैं। क्या क्लैशेस हैं? कि सभी लोग चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, हर देश चाहता है उसकी इकोनॉमी ग्रो करे। तो अगर हम ये चीजें नहीं करेंगे, मतलब पेट्रोल वगैरह यूज नहीं करेंगे या इंडस्ट्री अच्छे से वर्क नहीं करेगी, वर्क करेगी तो नुकसान तो होगा, क्लाइमेट चेंज के लिए हम वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट अगर नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। या फिर कंजम्पशन इंक्रीज करना, है ना, जैसे अब पैसे आ रहे हैं तो लोग सोचते हैं एक कार है तो अगर कोई और व्यक्ति घर में ऑन कर रहा है तो उसको भी कार लेनी है। तो ये सब क्या है? ये क्लैशेस हैं कि लोग ग्रो भी करना चाहते हैं और एनवायरनमेंट को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इसके बीच में क्लैशेस होते हैं कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए, सस्टेनेबल एक लाइफस्टाइल को अपनाया जाए। ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब बुक की समरी देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन। इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है, इतने तरीके के क्लाइमेटिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेटू, ये सब मिलकर क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया का क्रिएट करते हैं। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। सीजन्स रीअकर्स ऑन अ ईयरली बेसिस एंड क्लाइमेट रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न ओवर डेकेड्स। 30 सालों का हमने देखा था एवरेज निकालते हैं, तब जाके कहीं का क्लाइमेट हम बता सकते हैं। फैक्टर्स जैसे कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू सी, विंड एंड टोपोग्राफी, ये डिटरमाइन करते हैं कहीं का भी क्लाइमेट कैसा होगा। मॉनसून्स आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉप साइकिल जो होता है कहीं का, या लाइवलीहुड है, जीवन यापन करने के जो तरीके हैं वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट इज कनेक्टेड विद कल्चरल ट्रेडिशन। क्लाइमेट जो है वो किससे कनेक्टेड है? कहीं का कल्चरल ट्रेडिशन कैसा है, फेस्टिवल, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी से। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट को अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो ये हेल्प करता है हमें प्रिपेयर करने के लिए नेचुरल डिजास्टर से, जैसे फ्लड, साइक्लोन्स। क्लाइमेटिक चेंज जो है इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर और टेम्परेचर एंड कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। इसके बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं या मिल रहे हैं नेचुरल और ह्यूमन वर्ल्ड्स में। ओके, तो ये समरी हो गई। अब हम लास्ट में जो एक्सरसाइज दी गई है, कुछ क्वेश्चन है उनको फटाफट देख लेते हैं और एक नए पार्ट में बाद में जब सभी चैप्टर्स के मैं बनाऊंगी उसमें हम एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है मैच द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। सो लैटिट्यूड जो होता है इससे हमने क्या देखा था? इट क्रिएट्स डिफरेंस क्लाइमेट इन नॉर्थ एंड साउथ। नदर्न पार्ट जो है अर्थ का, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर जो है और सदर्न हेमिस्फेयर है, या लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है उससे टेम्परेचर का डिफरेंस हमने देखा था। ऑल्टीट्यूड ये मतलब कि हाइट पे, कीप हायर प्लेसेस कूलर, ठीक है, ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, है ना। प्रॉक्सिमिटी मतलब ओशन के करीब है अगर तो मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। मॉनसून विंड्स क्या होते हैं? जो कि वेट एयर लेकर आते हैं इंडिया में ड्यूरिंग समर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? अगर हमें मैं अभी आंसर ना दिखाऊं तो वेदर शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फिनोमिना है ना। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर, जैसे रेन है, सनशाइन है। लेकिन क्लाइमेट जो है इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली डेकेड्स, 30 ईयर का लगभग, है ना। सो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डू प्लेसेस नियर ओशन हैव माइल्डर टेम्परेचर देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट? जो ओशन के पास का एरिया है वहां पर माइल्डर मतलब मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है एज कम्पेयर टू एरियाज जो वहां से दूर है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द सी एक्ट्स एज अ टेम्परेचर मॉडरेटर। सी टेम्परेचर मॉडरेटर की तरह काम करता है जो समर में कूल कंडीशंस क्रिएट करता है, विंटर में वार्मर, रिड्यूसिंग द ओवरऑल टेम्परेचर रेंज। इतना सारा समझाने के बाद मुझे नहीं लगता
लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए। मैंने लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, ये चीजें कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर की हैं एज कम्पेयर टू वाटर, है ना। वाटर जो है तो इसी डिफरेंस की वजह से ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो ओशन के पास के एरिया है वहां पे अलग होते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट रोल डू मॉनसून विंड्स प्ले इन अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट में मॉनसून विंड का क्या रोल है। सो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि मॉनसून विंड्स ये ब्रिंग करती हैं, मतलब लाती हैं सीजनल रेनफॉल विच इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल क्लाइमेट पैटर्न इन India. Then next question is, why is Chennai warm or hot throughout the year while Leh is cold? चेन्नई पूरे साल लगभग गर्म रहता है और लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वो ठंडा रहता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है कि चेन्नई जो है वो इक्वेटर के पास में है, सी लेवल के पास, सो इट स्टेज वार्म, और लेह जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है, माउंटेन रीजन में है, जिसकी वजह से वो कोल्डर रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिया, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ऑफ दीज सिटीज, लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी एंड जयपुर। इज द प्लेस नियर द सी, इन द माउंटेन और इन द डेजर्ट, हाउ डू दीज फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट देयर। सो ये जो जगह है ये माउंटेन के पास है कि समुद्र के पास है, ये चीजें बतानी है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट्स हैं उसके बारे में बताना है, और ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर एक मैं टेबल फॉर्मेट में लिख रही हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे लेह जो है ये माउंटेन रीजन में है, यहाँ कोल्ड टेम्परेचर होता है, एल्पाइन टाइप का क्लाइमेट है क्योंकि माउंटेन पे ऐसे पाया जाता है ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड, है ना, ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। चेन्नई जो है वो कोस्टल एरिया है नियर बे ऑफ बंगाल। इंडिया का जो मैप सदन वाला देखेंगे आप, यहाँ पर कहीं तमिलनाडु है, चेन्नई। ओके, सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, माइल्ड विंटर्स एंड ह्यूमिड समर्स है। दिल्ली जो है वो इनलैंड है। इनलैंड मतलब क्या होता है, कोई जगह जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो, है ना, इधर। तो यहाँ पर ना कहीं ओशन दिखेंगे आपको, ना कहीं समुद्र, है ना, पूरा लैंड के बीच में लैंड लॉक होता है, नदर्न प्लेन्स वाले एरिया में आता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। पणजी जो है वो गोवा का कैपिटल है, यहाँ पर कहीं इंडिया के मैप में आएगा। सो कोस्टल है, वेस्ट कोस्ट पे आता है, गोवा का कैपिटल है। यहाँ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, हैवी मॉनसून रेनफॉल्स होते हैं। जयपुर जो है वो एरिड रीजन में है नियर थार डेजर्ट, यहाँ पर कहीं, है ना, यहाँ कहीं आता है थार डेजर्ट जो मैंने पढ़ाया भी था आपको। यहाँ पे हॉट और ड्राई एरिड क्लाइमेट है, एक्सट्रीम समर टेम्परेचर्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द मॉनसून साइकिल। मॉनसून साइकिल बनाना है समर और विंटर का हमें इंडिया के मैप पे, और बताना है कि विंड ब्लो कहाँ करती है, समर में या विंटर में, और डायरेक्शन बताना है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, आप ये जो बुक में मैप दिया हुआ है इसी तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे। ये देखिए समर में, है ना, और मैंने खुद से भी इंडिया के मैप कई बार बनाए, तो आप ऐसे ड्रॉ करके इस तरीके से एरोज दिखा देंगे कि साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं, डायरेक्शन की वजह से इसका नाम है, यहाँ से मॉइस्चर कैरी करके, और फिर ये इंडिया में रेनफॉल क्रिएट करते हैं। विंटर में ये रिट्रीटिंग मॉनसून होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे हैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से हम बोलते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप बना सकते हो। जो हमने मैप में बनाया उसको हम समराइज करके भी लिख सकते हैं। समर साउथ वेस्ट मॉनसून, विंड जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडियन ओशियन से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करती है, मॉइस्ट एयर अपने साथ लेकर आती है, हैवी रेन हो जाता है वेस्टर्न कोस्ट पे एंड मोस्ट ऑफ द इंडिया। विंटर में क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्ट से लैंड की तरफ से साउथ वेस्ट ओशन की तरफ विंड बहती है, ड्राई विंड्स होती हैं, विंटर वेदर कोल्ड होता है, सम मॉइस्चर ओवर बे ऑफ बंगाल, वहां से मॉइस्चर लेकर, और तमिलनाडु में ठंड के समय बारिश होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ कलरफुल पोस्टर शोइंग फेस्टिवल्स इन इंडिया लिंक्ड फार्मिंग एंड वेदर, एग्जाम्पल बैसाखी, ओणम, एड पिक्चर्स और ड्राइंग्स ऑफ दीज फेस्टिवल्स। इसकी जो पिक्चर्स थे वो हमने चैप्टर में भी देखे, आप इनके पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, इनके बारे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप एक टाइटल लिख सकते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड वेदर। बैसाखी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, पंजाब में होता है ये हार्वेस्ट ऑफ वीट, वीट की जब फसल, वीट की फसल, गेहूं की फसल जब तैयार हो जाती है तो उस समय जब पौधों को काटते हैं तो उस समय बैसाखी मनाई जाती है। ओणम केरला में मनाया जाता है पोस्ट मानसून हार्वेस्ट, जो मानसून सीजन है उसके बाद जो खेतों में फसल तैयार होती है उसको काटा जाता है, उस वक्त मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। थैंक्स गिविंग फॉर रेन एंड क्रॉप्स, जो रेन मिली है बारिश की वजह से जो किसान खेती कर पाते हैं, क्रॉप्स जो मिलती है उसके लिए थैंक देते हैं नेचर को पोंगल फेस्टिवल के थ्रू। फिर लोरी जो है वो नॉर्थ इंडिया में मनाई जाती है, विंटर हार्वेस्ट, ठंड के समय में जो फसल काटी जाती है उसके लिए, है ना। तो ये सारे फेस्टिवल जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, राइट, आप देख सकते हैं।
इसकी इमेजेस आप कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर अ फार्मर। आप एक किसान हैं इंडिया में, आपको एक शॉर्ट डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी में एंट्री लिखनी है अबाउट हाउ यू वुड प्रिपेयर फॉर रेनी सीजन। डायरी एंट्री क्या होता है, जैसे आज डे है 15/6/2025, तो पहले ऐसे डेट लिख देंगे, फिर जो जो दिन में हुआ है या आप जो एंट्री करना चाहते हैं वो इस तरीके से लिख देंगे, है ना। सो इसी तरीके से एक डायरी एंट्री लिखनी है किसान के पर्सपेक्टिव से कि रेनी सीजन की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जून 5 लिखा है, यहाँ डेट से कोई मैटर नहीं है, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं, जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखेंगे। ओके, सो स्काई लुक्स हैवी विद क्लाउड्स, आई चेक द स्टोरेज रूम। अब किसान क्या करेगा, देखा उसने बादलों में कि ऐसे बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, तो उसने अपना स्टोरेज रूम देखा जहाँ पे सीड्स रखे हैं, बीज, खाद, है ना, ये सब रेडी है या नहीं। फिर खेतों को क्लीन किया गया, जो बंस वगैरह थे उनको फिक्स किया गया ताकि रेन वाटर को स्टोर किया जा सके, बारिश के पानी को। इफ मॉनसून कम्स ऑन टाइम आई सो पैडी नेक्स्ट वीक। पैडी यानी धान की जो खेती होती है उसके बीज लगाएगा अगर मानसून सही समय पर आ गया तो। आई ऑल्सो ऑफर्ड प्रेयर्स एट द टेम्पल, मंदिर में जाके पूजा की। लेट द रेन्स बी काइंड दिस ईयर, की रेन जो है, बारिश जो है, काइंड हो, दयालु हो इस साल किसानों के लिए, अच्छे से फसल होने में, है ना। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, आइडेंटिफाई अ नेचुरल डिजास्टर। कोई एक नेचुरल डिजास्टर आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड या फॉरेस्ट फायर। एक छोटा सा ऐसे आपको लिखना है निबंध। इंक्लूड द कॉजेज एंड इम्पैक्ट, उसके क्या कॉजेज होंगे, क्या इम्पैक्ट होंगे वो बताना है। एंड सजेस्ट एक्शन दैट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड द गवर्नमेंट कैन टेक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। क्या एक्शंस आप ले सकते हैं, स्टेप्स आप ले सकते हैं ताकि इसकी जो इम्पैक्ट है नेचुरल डिजास्टर के वो रिड्यूस हो सके। रिड्यूस होना मतलब कम हो सके। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने इसको एग्जाम्पल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। साइक्लोन्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है ना, हमें किसी एक के बारे में लिखना था, इसके मैंने कॉजेज लिखे, इम्पैक्ट लिखा, प्रिवेंशन यानी हम इससे कैसे बच सकते हैं। अभी जो रिड्यूस वाला पार्ट था ना कि कैसे इसके इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं, वो वाला। ठीक, सो साइक्लोन्स आर इंटेंस विंड सिस्टम दैट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर व्हेन लो प्रेशर पुल्स इन मॉइस्ट एयर, है ना। बीच में लो प्रेशर रहता है और ये अपनी तरफ हाई प्रेशर सारी उसको ऐसे अट्रैक्ट करता है और मॉइस्ट एयर लेकर एक ऐसा स्पाइरल सा फीचर क्रिएट होता है। द विंड स्पाइरल एंड कॉज हैवी रेन एंड फ्लडिंग। साइक्लोन क्या करते हैं, डैमेज करते हैं होम्स को, पेड़ों को उखाड़ देते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दे अफेक्ट द इकोनॉमी एंड पीपल्स लाइफ। तो इसके हम इम्पैक्ट को कम कैसे कर सकते हैं। पहला है, इंडिविजुअल्स कैन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड फॉलो सेफ्टी वार्निंग। हमें जानकारी लेते रहनी चाहिए, न्यूज वगैरह में दिखाते तो हमें पता होना चाहिए, सेफ्टी वार्निंग्स को फॉलो करना चाहिए। कम्युनिटी शुड हैव शेल्टर्स एंड इमरजेंसी किट्स। सभी कम्युनिटी के पास शेल्टर्स होने चाहिए, इमरजेंसी किट्स होने चाहिए कि कहीं पर कुछ हो रहा है तो हम उसमें सर्वाइव कर सकें। देन गवर्नमेंट्स मस्ट इंप्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रिलीफ एफर्ट्स। ओके, गवर्नमेंट को इंप्रूव करने चाहिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले से हम पता लगा सके इन डिजास्टर्स के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने चैप्टर 3 पूरा कर लिया है। बुक की समरी एक्सरसाइज भी देख ली है। एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए एक पार्ट हम बाद में बनाएंगे, पहले सभी चैप्टर्स कवर कर लेंगे। मैं बहुत जल्दी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके, सो यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हो। थीम ए का चैप्टर 1, 2, 3 हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। थीम बी का चैप्टर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट, ये वाला भी कवर कर लिया है। चैप्टर 5 कुछ बच्चे बोल रहे हैं राइज ऑफ एम्पायर्स, ये मैं पहले करूंगी, लेकिन इससे पहले थीम डी का चैप्टर नंबर 9 कर रही हूँ मैं। फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में मैं कवर कर दूंगी, फिर 5th चैप्टर देख लेंगे। ओके, या फिर 10th चैप्टर देखेंगे, उस वक्त मुझे क्या बनाना है। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.